गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है सेल, चाहे आप किसी भी क्लास को बिलोंग करते हो, चाहे आप क्लास 9th में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जो सेल चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए आप सेल को बहुत ही ध्यान समझना। मैं इस वीडियो में सेल्स को बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी सबको समझाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज सेल। अगर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊँ कि सेल क्या होता है, तो मैं सिंपली कहूँगी कि बहुत सारी ईंटें मिलकर क्या बनाती हैं, एक दीवार बनाती हैं। फिर बहुत सारी दीवार मिलती हैं तो एक रूम बनाती हैं। बहुत सारे रूम्स, किचन, बाथरूम सब कुछ सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। वैसे ही जो हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी को टुकड़ों में एनालाइज करें तो क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं और हमारी बॉडी बनती है। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाया है, बट एक्चुअल में डेफिनेशन क्या कहती है कि जो सेल्स है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, यानी कि इतनी छोटी इकाई है कि आपको अपनी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से, नेक्ड आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो सेल्स बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मैं और आप हैं, सब किससे बने हुए हैं, सब और सब सेल से बने हुए हैं। मैं और आप किसकी देन है, सेल्स की देन है। सो डेफिनेशन क्या कहती है, हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द बॉडी ऑफ लिविंग सेल्स, कि ये स्टूल और ये चेयर और ये मोबाइल फ़ोन, ये मार्कर, ये माइक, ये बोर्ड, ये सब सेल्स से नहीं बने हुए हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो आपको हाथ हिलाते, सर हिलाते दिख रहे हैं, जो बोलते हुए दिख रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, अब वो क्या है, हमारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं, बहुत ही छोटे, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा सेल कंप्लीट कर देते हैं, बट उन्हें यही समझ में नहीं आता कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या आखिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि मैं और आप किसकी देन है, सेल्स की। भले वो सेल्स हमें दिखाई नहीं देता, बट बहुत सारे सेल्स को जोड़ जोड़ कर मैं और आप बने हुए हैं। तो इसीलिए जो सेल्स है वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि मैं और आप किसकी देन है, सेल्स की देन है, उसी से हम बने हुए हैं जोड़ जोड़ कर। इसीलिए सेल्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। नेक्स्ट फंक्शनल क्यों होता है, क्योंकि अब देखो, मैं और आप एक सेल्स तो बने हुए हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और उन्हें हम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि सिर्फ वो एक सेल से बने हुए हैं। तो अगर वो एक सेल से बने हुए हैं तो क्या वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे? यानी कि जो बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ प्रोसेस है, वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, क्या वो ये काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चाहे वो भले एक सेल से बने हुए हैं, लेकिन सारे वो काम करेंगे। वो रेस्पिरेशन भी करेंगे, वो डाइजेशन भी करेंगे, वो एक्सक्रीशन भी करेंगे, वो रिप्रोडक्शन भी करेंगे। क्या हुआ अगर वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन वो भी करेंगे। लेकिन हम इंसान हैं, हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो हम भी सारे काम परफॉर्म करते हैं। हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। बट जो हम इंसान होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। तो जो एक सेल्स है, चाहे सिंगल सेल्स हो, चाहे मिलियंस ऑफ सेल्स हो, सभी अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे कि लाइफ हमारी चलती है। अगर सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे तो इंसान जिंदा, या फिर वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए हम सेल्स को क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहे मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं, प्रोटोजोआ फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ये सब किसके बने हुए होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। कह रहा है कि आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब हम ह्यूमंस जो हैं, जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, एक बात और, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ह्यूमंस भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी इंसान भी एक तरीके का क्या है, जानवर है, बायोलॉजी में जब हम साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है कि एंड वी ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स एंड दैट्स वाई वी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ठीक है, हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए हम क्या है, मल्टी सेलुलर। और जो एक सेल से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर। सारे लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस हम भी परफॉर्म करते हैं, और जो सिंगल सेल से बने हुए हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। यानी कि एक सेल्स का भी अपना एक अस्तित्व होता है। अगर एक सेल है कहीं पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक सेल हो। एक सेल से क्या कुछ हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। जो आप सारे काम करोगे वो एक सेल भी करेगा। फर्क क्या है कि आप दिखाई देते हो और वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फंक्शन सारे वो भी परफॉर्म करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हिस्ट्री। थोड़ी सी साइंस पढ़ रहे हैं बट बेसिकली थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में हम लड़ाइयाँ युद्ध के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि आखिर ये सेल आया कहाँ से। मैं और आप आज सेल पढ़ रहे हैं, यह सेल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से आया, किसने दे दिया ये सेल, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डेड सेल्स की जिसने डिस्कवरी की थी वो कौन थे, हमारे रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने क्या किया था, डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी। बेसिकली वो सेल्स लिविंग नहीं थे, ठीक है। उनका एक माइक्रोस्कोप था, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उस सेल्स को डाला था, कॉर्क को डाला था। उसके बाद उन्होंने देखा था सेल्स का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ उनको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दिया था, ऐसा, ठीक है। फिर उन्हें लगा यार ऐसा स्ट्रक्चर तो मैंने कहीं देखा हुआ है, ये बिल्कुल छत्ते छत्ते जैसा लग रहा है। और कहा अच्छा हाँ, ये तो मधुमक्खी का छत्ता है, यानी हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या कहा था कि ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है। और जो कैदी होते हैं ना, जो जेल में रहते हैं, उनके जहाँ वो रहते हैं उन्हें वो बेसिकली सेल्स कहा जाता है कि कैदी, इस सेल्स का कैदी कहाँ है, कैदी नंबर इस सेल्स को बिलोंग करता है, ये कैदी इस सेल्स में है। तो वो सेल्स मतलब एक रूम लाइक स्ट्रक्चर। तो उन्हें जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा था, बेसिकली उन्होंने कहा यार बीच में वो खोखला था, डेड सेल्स थे, उनको बाहर का स्ट्रक्चर दिखा था। उनका ये रूम लाइक स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब की छत्ते से दिख रहा है, तो रूम लाइक स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने इसको लैटिन भाषा में इसको सेल्स कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सेल हो गया था। ऐसे इसका नाम सेल पड़ा था क्योंकि ये रूम लाइक जैसा एक कंपार्टमेंट दिख रहा था, जिसे हमने सेल्स का नाम दे दिया, साइंटिस्ट ने बेसिकली सेल्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, हमारे रॉबर्ट हुक ने करी थी। मुद्दा ये नहीं कि डेड या लिविंग, मुद्दा यह था कि सबसे पहली डिस्कवरी किसने करी थी, तो हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी, 1665 में। उसके बाद क्या हुआ, ये तो डेड था। फिर लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की, एंटन वॉन ल्यूनहुक ने क्या किया, 1674 में लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कि जो हमारे ह्यूमंस हैं, हमारे ह्यूमंस में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा सेल्स कौन सा होता है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन से होते हैं, तो उसका नाम है स्पर्म, ठीक है। जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म किस में पाए जाते हैं, फीमेल्स में नहीं। स्पर्म कहाँ पाए जाते हैं, मेल्स में। मेल्स का सेक्स गैमेट्स होता है, सेक्स सेल्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस में क्या है, स्पर्म, जो किस में पाया जाता है बच्चों, मेल में, ठीक है। नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस, की ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो उसका नाम है ओवम, जो कि किस में पाया जाता है, फीमेल का जो एग होता है, जो उसकी ओवरी रिलीज करती है एग। तो सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो ओवम है, जो एग है, वो ह्यूमंस का सबसे बड़ा सेल्स होता है ह्यूमंस का, ठीक है। और स्मॉलेस्ट स्पर्म जो मेल है, सब मेल हो चाहे फीमेल हो, बने किससे होते हैं, सेल से बने होते हैं, लेकिन उनके सेल्स में जो सबसे छोटा सेल्स होता है वो मेल का होता है, मेल का स्पर्म। और ह्यूमंस में जो सबसे बड़ा सेल्स होता है वो फीमेल का होता है, उसका ओवम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमंस। एक बात और, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप लार्जेस्ट को लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट को लार्जेस्ट नहीं कह सकते हो। अगर मैं आपको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में एक डिफरेंस बताऊं बेसिक, तो जैसे हमारा पार्लियामेंट है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत लार्ज है। और जो हमारा बुर्ज खलीफा है, ठीक है, तो क्या बुर्ज खलीफा बड़ा है, लंबा है, तो बुर्ज खलीफा लॉन्ग हो गया। और जो हमारा पार्लियामेंट है वो क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो सबसे जो लार्ज है वो फीमेल का ओवम है, और जो सबसे लॉन्ग है वो हमारे ब्रेन का न्यूरॉन है, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस ओवम है, और लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमंस से क्या है, उसका न्यूरॉन है। और जो ये न्यूरॉन है ना, हमारे जो ब्रेन में जो न्यूरॉन है, ये डिवाइड नहीं होता है। जो बाकी सेल्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं। सपोज दैट आपको कहीं पे कट फट गया, कुछ भी वेयर एंड टियर हो गया, तो क्या होता है, ये हमेशा कटा ही रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा कटा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसके अगल बगल वाली जो सेल्स हैं वो इतने अच्छे पड़ोसी हैं, वो क्या कहते हैं, भाई हमारी बगल की जगह खाली हो गई, ये काम करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइड करके अब इस कट्टे वाले एरिया को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो ये सेल डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग जाती, तभी आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ड्राइव करते वक्त, मतलब जब आप गाड़ी बाइक वगैरह चलाते हो, तो उस टाइम पे आप स्कूटी चलाओ, बाइक चलाओ, तो हेलमेट ज़रूर पहनो, क्योंकि हाथ पैर पे कटा फटा तो उसको ट्रीट कर देंगे भाई। लेकिन अगर ब्रेन में, अगर ऊपर की खोपड़ी कट फट गई तो ठीक है, सही कर देंगे उसको। लेकिन अगर अंदर अगर हमारे चोट लग गई, हमारे इन नर्व्स पे चोट लग गई, हमारे न्यूरॉन सेल्स अगर डैमेज हो गए, तो उनको हम रिपेयर कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं। जब सेल्स डिवाइड ही नहीं होंगे तो वो अपने आप को रिपेयर कैसे
कैसे करेंगे, और यहाँ का डैमेज परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसीलिए हमको हमारे सर को बहुत ही बचा के रखना होता है, इसीलिए हेलमेट पहनो, ज़्यादा तेज गाड़ी वाड़ी मत चलाओ भाई कि कहीं चोट वोट लग जाए, ठीक है। तो कह रहा है देखो नॉन डिविजिबल सेल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन, जो कि डिवाइड नहीं करते हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब पुराना समझ लो, प्रो पुराना लर्न करना। जो प्रो है, देखो जैसे इंसान है वो समय के साथ साथ मॉडर्नाइज होते चले गए, तो जो हमारा सेल्स है, अगर देखो हम मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं मतलब कि हमारे सेल्स भी क्या हो रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, क्योंकि हम किससे बने हुए हैं, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल है ना। तो हम मॉडर्नाइज मतलब हमारे सेल्स मॉडर्नाइज्ड। तो प्रो मतलब पुराना, यू मतलब नया वाला, ठीक है। तो पहले जो सेल्स हुआ करते थे उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ करता था, और जो मॉडर्न जो सेल्स की डिस्कवरी है उनके सेल्स कुछ ऐसे हुए करते हैं। कैसे हुए करते हैं हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि साइज इज जनरली स्मॉल, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके साइज जनरली बहुत स्मॉल होते हैं, जबकि वही यूकैरियोटिक में साइज थोड़े से बड़े होते हैं। क्या साइज होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो साइज होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो साइज होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और इसके अंदर न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट बेसिकली आप कंप्लीट न्यूक्लियस को एब्सेंट भी नहीं कह सकते हो, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आपको हल्का सा स्ट्रक्चर सेल्स का पता होगा तो आपने देखा होगा ऐसा होता है। स्ट्रक्चर में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगी, फिलहाल के लिए एक ऐसा सा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो आप इसे न्यूक्लियस क्यों कह रहे हो, आपको दिख रहा है यार हाईली पिगमेंटेड, आपको बीच में एक सेंटर सर्कल सा दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या कहा ये न्यूक्लियस है। लेकिन अगर ये ना रहे, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे फैला कुछ भी रहे, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस का, हम तो ढूंढते रह जाएंगे। तो वही काम हुआ था किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक में, कि इसमें एग्जैक्ट जो न्यूक्लियस की जो पोजिशन होती है, जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है जब हम देखते क्या है, प्रोकैरियोटिक। जबकि जब हम यूकैरियोटिक को देखते हैं तो उस दौरान क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मटेरियल है इस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, की जो बीच का जो न्यूक्लियस होता है वो हमें दिखता है, क्योंकि उसके सराउंडेड एक क्या होती है, मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है। मतलब मेम्ब्रेन का बेसिकली काम क्या होता है, अब जैसे मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, तो जो आउटर लेयरिंग है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में हमारा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद हमारा बीच सेंटर में ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जो ये बीच में जो साइटोप्लाज्म हमारा होता है ये बिखर जाएगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होगा। तो एक उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारे सेल्स को एक शेप प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप कोई सामान लेते हो तो एक थैले में लेते हो तो वो थैले से सामान इकट्ठा रहता है, वैसे जो हमारा साइटोप्लाज्म है तो वो जो हमारा बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसको एक तरीके का प्रोटेक्शन, एक कवरिंग प्रोवाइड करता है। तो वही है हमारा न्यूक्लियस के मामले में भी, कि जो हमारा मॉडर्न टाइम का जो सेल्स है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ जो उसके न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। आगे पढ़ते हैं, कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स, की जो पहले के जो पुराने वाले थे उनमें सिंगल क्रोमोसोम्स था, जो कि अब के वाले में क्या है, मॉडर्न वाले में बहुत मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं। फिर कह रहा है सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग। फिजन और बडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो जो प्रोकैरियोटिक थे उनके अंदर क्या होता था, जो सेल डिवीजन होता था वो फिजन और बडिंग के जरिए होता है, लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं इनमें माइटोटिक सेल्स डिवीजन होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, कि जो हमारे बॉडी में जो सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होता है, ये सब इनके जो बाउंडेड सेल्स थे वो क्या थे, एब्सेंट थे, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सेल। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का भी चाहिए तो मैं आपको बहुत ही बेसिक में बता देती हूँ, और उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी इसके। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जो यूनिसेलुलर होता है वो रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन सब कुछ सिंगल सेल से करता है, और वहीं जो मल्टी सेलुलर होता है वो कैसे करता है, वो अपने अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग उसके ऑर्गन्स होते हैं, अपने
पर्टिकुलर सेल से कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, वो सब कुछ डिवाइड होता है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और इसके अलावा जो ये मैंने लिखा है आपको, इसमें जो डिफरेंस बिटवीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अगर आपको बडिंग और फिजन देखना है तो उसका लिंक भी दे दूंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी सेल्स को कंटिन्यू करेंगे, पूरा चैप्टर बहुत ही डिटेल समझेंगे, कोई भी टॉपिक कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर मेरी वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो वो ज़रूर कर देना। हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।